हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि परीक्षा वाणी की किताब पर आधारित है, जिसमें अभी तक 11वें लेक्चर को कंप्लीट किया जा चुका है। आज का जो हमारा 12वां लेक्चर है। इसके पहले आपके 11 कंप्लीट किए जा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उत्तर प्रदेश परीक्षा वाणी का वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त होगी। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे नए चैप्टर की शुरुआत के साथ, जिसका शीर्षक है उत्तर प्रदेश आर्थिक परिदृश्य के बारे में। आर्थिक परिदृश्य में जो भी अपडेटेड रहेगा उसको एग्ज़ाम के टाइम पे अपडेट करके पढ़ा दिया जाएगा। अभी इस किताब में जो है उसको एक वन टाइम रीड के हिसाब से कर लेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हाईलाइटेड दिया जाएगा। और आपका जब एग्ज़ाम आएगा, जो भी जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है, तो उसके कुछ टाइम पहले आपको पूरा करंट अफेयर अपडेट करके दिया जाएगा। और ख़ास तौर पे आपका आर्थिकी परिदृश्य, क्योंकि ये हर 2-3 महीने में चेंज होता रहता है। और जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है तो वो तो रहती ही है, लेकिन जो 2-3 महीने के हिसाब से डेटा चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक करंट अफेयर की आर्थिकी के परिदृश्य के संदर्भ में अलग से क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन आकार देने का द्रूह लक्ष्य हासिल करने के लिए कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये किस के संदर्भ में बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन आकार देने के संदर्भ का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कठिन चुनौती को पार करने के लिए सरकार ने इस वर्ष अर्थव्यवस्था को निवेश की बूस्टर डोज देने का कार्य किया हुआ है। तो इसके अंतर्गत निवेश की बूस्टर डोज दी जाएगी। उत्तर प्रदेश से पहले देश के राज्यों में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। अब गुजरात को पीछे छोड़ते हुए तीसरे पायदान पर आ गया है और देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% है। अभी जब किताब प्रकाशित हुई थी तब उस टाइम पे ये डेटा था। प्रेजेंट में कुछ और डेटा होगा, तो इसको आपको अपडेटेड करा दिया जाएगा एग्ज़ाम के टाइम पे। अब आता है कि कामगार वर्ग के संदर्भ में कि कामगार वर्ग को 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 32.9% है, लोग कामगार हैं, और शेष 67.1% आश्रित है। कुल कामगार में 75.7% पुरुष और 24.3% महिलाएं आती हैं। कुल कामगार में 67.8% मुख्य कामगार व 32.2% सीमांत कामगार आते हैं। कुल मुख्य कामगारों में 29.0% कृषक, 3.3% कृषि श्रमिक, 5.9% घरेलू और पारिवारिक उद्योग से जुड़े और शेष 34.8 अन्य कामगार आते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल आबादी में 23.7% लोग कामगार थे, जिनमें 41.1% कृषक, 24.8% कृषि श्रमिक, 5.6% पारिवारिक उद्योग वाले और 28.5% अन्य कामगार वर्ग के आते हैं। तो एक कामगारों के वर्ग के संदर्भ में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग एक डेटा एनालिसिस दिया गया है कि जिसमें किस क्षेत्र में कितने श्रमिक कामगार हैं और कितने मतलब सीमांत कामगार हैं, घरेलू और पारिवारिक उद्योग में जुड़े हुए हैं, कृषक हैं, कृषक हैं। तो विभिन्न तरीक़ों से इनको डिवाइड करके बताया गया है। अब आता है कि राज्य अर्थव्यवस्था की खंडीय संरचना, जो कि स्थिर भावों पर 2011-12 का एक आधार वर्ष के अनुसार, जिसको पहले 2004-5 था, लेकिन इसको 2011-12 बाद में चेंज किया गया था, पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के पायदान में योगदान प्रतिशत में एक चार्ट दिखाया गया, जिस चार्ट के अंतर्गत आपका 2012-13 से 2021-22 तक का ये डेटा है। और आपका जो अपडेटेड डेटा होगा उसको लास्ट में एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें 2012-13 से 2021-22 के अंतर्गत एक कंपेयर देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि पशुपालन था 2012-13 में 27.7%, द्वितीय क्षेत्र उद्योग में 26.1% और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में 46.3% था, जो आगे 2021-22 में 25.33% प्राथमिक क्षेत्र में रहा, द्वितीय क्षेत्र में 26.74% और तृतीय क्षेत्र में 47.93% आगे रह गया है।
अब आता है उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अकॉर्डिंग ये दिया गया है। तो इसमें आपको 2021-22 तक का तो ये सेम ही रहेगा और जो आगे का बढ़ेगा उसको आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब आता है, और वैसे भी अपडेट किया जा चुका है, आप उत्तर प्रदेश का एक पढ़ें। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर आपका जो दृष्टि 2024 की मैगजीन आई हुई थी उसके संदर्भ में आपको अलग से मिल जाएगा। और अगर आपको वैसे भी पढ़ना है तो आर्थिकी की भी इसमें कंप्लीट कराई गई है, तो आप आर्थिकी वाले सेक्शन में जाके इसको देख सकते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत सकल राज्य मूल्यवर्धन के बारे में कि प्रचलित और स्थायी आधार वर्ष 2011-12 भावों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन आय को चार्ट दिखाया गया है, जिसमें 2012-13 के संदर्भ में है। फिर आके यह 21-22 के संदर्भ में, जो कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अंतर्गत आता है। तो इसमें 2021-22 के अंतर्गत ये आता है 17,27,540, जो कि प्रचलित भावों के आधार पर है। और ये आता है 2011-12 में भावों के आधार पर 11,23,455 इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से प्रचलित भाव और स्थायी भावों के आधार पर आता है। अब आता है प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में। प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में देखा जाए तो प्रचलित तथा स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य आय को अधोलिखित चार्ट दिया गया, जिसमें 2012-13 के अंतर्गत आपका 35,812 प्रचलित भावों के आधार पर और 32,908 आपका स्थायी भावों के आधार पर आता है। और 2021-22 में 70,792 और 42,525 स्थायी भाव के आधार पर दिया गया है, जो कि प्रति व्यक्ति आय है, जो कि 2011-12 के डेटा एक आधार वर्ष को मानते हुए इसको संदर्भ दिया गया है। अब आता है कि राज्य की कुल ऋणग्रस्तता के बारे में। कि सीमित संसाधनों के कारण प्रदेश सरकार को विकासात्मक योजनाओं तथा सामाजिक उत्थान के लिए कई स्रोतों से ऋण लेने पड़ते हैं, और राज्य के कुल ऋणग्रस्तता को अधोलिखित चार्ट में दिखाया गया है। ये 2012-13 में 2,25,123.59 करोड़ है, 59 करोड़ रुपये है, करोड़ रुपये में दिया गया है। फिर आता है आपका ये 2022-23 के संदर्भ में बजट अनुमानित और पूर्वानुमानित आय को दिया गया है, जिसके संदर्भ में ये ऋणग्रस्तता को दिखाया गया। अब आता है बैंक नेटवर्क के बारे में कि प्रदेश में 2022 तक बैंकों व कुल शाखाओं में चार्ट दिखाया गया है कि सार्वजनिक बैंक 10,799 है, निजी बैंक 1,636 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 4,290 है, सहकारी बैंक 1,340, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड अन्य बैंक जो 1,283 हैं, जिसमें टोटल 19,348 आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत कि व्यापार एवं वाणिज्य कर के बारे में। व्यापार एवं वाणिज्य कर की शुरुआत के संदर्भ में देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत आखिर कब की गई, और व्यापार एवं वाणिज्य कर से उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा इसे प्राप्त होता है। कि व्यापार कर राज्य सरकार कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा कर राजस्व से व्यापार कर से प्राप्त होता है। इसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क आते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा आय जो प्राप्त होती है, राजस्व जो प्राप्त होता है, वह व्यापार कर से प्राप्त होता है। उसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क से, स्टाम्प शुल्क से तथा पंजीकरण शुल्क से इसके बाद ही प्राप्त होता है। स्वतंत्रता से पूर्व 1939 में बिक्री कर अधिनियम पारित किया गया, और स्वतंत्रता के बाद 1948 में उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948 नाम से नया कानून बना दिए जाने से 1994 में उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1994 नाम दिया गया, और 1999 में प्रदेश सरकार द्वारा एक नया कानून उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1999 को पारित किया गया, इसके संदर्भ में आता है। और राज्य में 1 जनवरी 2008 से व्यापार कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर या वैट प्रणाली लागू कर व्यापार कर की 15 दरों के स्थानों पर केवल 4 दरें निर्धारित की गईं, और 1 जुलाई 2017 से प्रदेश में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक समेकित कर के रूप में जीएसटी लागू किया गया। और प्रदेश में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बावजूद पेट्रोल, डीजल, शराब, नेचुरल गैस आदि की कई वस्तुओं पर अभी भी पूर्ववत वैट कर प्रणाली लागू की गई है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क के बारे में। व्यापार कर व उत्पादन शुल्क के बाद स्टाम्प व निबंधन शुल्क राज्य के कर राजस्व का प्रमुख स्रोत है। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग जनता से सीधे संपर्क में आने वाला तथा उन्हें सेवाएं प्रदान करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग आता है। पक्षकारों के मध्य होने वाले संव्यवहारों में निष्पादित बेमाना, वसीयत आदि विभिन्न प्रकार के लेख पत्रों का पंजीकरण एवं इन्हें चिरकाल तक सुरक्षित रखने का कार्य निबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। तो स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क के संबंध में अब आता है आबकारी कर, जो कि संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत, जो इसमें मद्य निषेध से रिलेटेड आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 47 के अनुरूप प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग की
मौलिक नीति मादक पदार्थों के अनौषधीय उपयोग के निषेध, उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है, जिसके अनुसार मद्य निषेध की नीति को प्रमुखता देते हुए आबकारी विभाग यह सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण, नियंत्रण, मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाए। आबकारी कर के बारे में, आबकारी कर शराब, भांग, गांजा व बियर कर होता है, जहां पर राज्य सरकार के कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जहां पर आबकारी विभाग अपने आय का एकमात्र प्रतिशत अपने पर खर्च करता है और शेष 99% राज्य के विकास कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। प्रदेश के 2001 से 2002 के मदिरा व्यवसाय में ठेकेदारी सिंडिकेट व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था लागू की गई, जिसमें लॉटरी सिस्टम से छोटे छोटे व्यवसायियों को ठेके दिए जाते हैं। गन्ने से चीनी के अतिरिक्त उप उत्पाद के रूप में सीरा भी प्राप्त होता है। सीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य और सीरा का उपयोग अल्कोहल निर्माण के अलावा ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ईस्ट, पशु एवं कुक्कुट आहार, कोयला, टिकली आदि बनाने में किया जाता है। प्रदेश में उत्पादित कुल अल्कोहल का 60 से 76% भाग का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन अथवा देश या विदेश निर्यात में किया जाता है। भारत सरकार द्वारा 2001 से 2002 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र में पावर अल्कोहल से गैसोहल बनाने की योजना शुरू की गई है और 2008 से इस योजना के तहत प्रदेश के अधिकांश ऑयल टर्मिनल या डिपो पर पेट्रोल के 5% पावर अल्कोहल या एथेनॉल मिलाकर गैसोहल बनाया जा रहा था। लेकिन जनवरी 2013 में 10% एथेनॉल मिलाकर पेट्रोल बनाया जा रहा है और देश में कुल एथेनॉल उत्पादन में लगभग 40% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की आती है। प्रदेश में कुल 19 तीर्थ स्थानों यथा वृंदावन, अयोध्या, नैमिषारण्य, पीरान, कलियर, देवासरीफ, देवबंद, जैन तीर्थों तथा कृष्ण जन्म स्थले, त्रिवेणी संगम, काशी विश्वनाथ आदि के 1 किलोमीटर चारों ओर मद्य निषेध लागू है। जैन धर्म में मांस निषेध भी लागू है तथा अंबेडकर जन्मदिन जो कि 14 अप्रैल को, अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी को जिलाधिकारी के विवेकाधीन 3 अन्य दिन दुआ बंद रखी जाती है, दुकान को बंद रखा जाता है। दलित एवं मलिन बस्तियों, अंबेडकर ग्रामों और ग्रामीण गांधी ग्रामों के आसपास मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध लागू है। उत्तर प्रदेश सीरा एवं अल्कोहल बाहुल्य प्रदेश है, अतः विभाग का यह प्रयास है कि अल्कोहल एवं सीरे पर आधारित उद्योग राज्य में अधिक से अधिक स्थापित किए जाए। अब आता है मनोरंजन कर के बारे में। मनोरंजन कर जो है वह प्रदेश के कर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। मनोरंजन विभाग द्वारा कार्य संचालन उत्तर प्रदेश चलचित्र विनिमय अधिनियम 1955 एवं संबंधित नियमावली 1951 तथा उत्तर प्रदेश आमोद एवं प्रणकय अधिनियम 1989 एवं संबंधित नियमावली 1981, वीडियो प्रदर्शन विनिमय नियमावली 1988, केबल टीवी नेटवर्क प्रदर्शन नियमावली 1997 के तहत किया गया। 1 जुलाई 2017 में प्रदेश में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो गया है। प्रदेश में इस समय 330 एकल सिनेमा, 60 मल्टीप्लेक्स के 200 स्क्रीन, 4784 केबल ऑपरेटरों के 21.62 लाख संयोजक, 06 डीटीएच सेवा प्रदाताओं के 30 लाख संयोजक आते हैं। मनोरंजन कर अधिक होने व कुछ अन्य कारणों से राज्य में 1018 सिनेमाघरों में अब तक 371 रह गए हैं। महानगरों में तो मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं, लेकिन बेहतर प्रोत्साहन न होने से छोटे शहरों में नहीं खुल पा रहे हैं और प्रदेश में केबल टीवी सेवा 1991 से 92 के बीच में चल रही हैं। अब आता है नियोजन तंत्र एवं संगठन के बारे में कि केंद्र सरकार के नियोजन विभाग और योजना आयोग के अनुरूप प्रदेश में एक नियोजन विभाग और 5 नवंबर 1971 को गठित एक योजना आयोग है। आयोग का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और उपाध्यक्ष के रूप में नियोजन मंत्री अथवा राज्यपाल के द्वारा नामित व्यक्ति कार्य करते हैं। इनके सदस्य के रूप में राज्य मंत्री परिषद के 3 सदस्य, विभिन्न विकास कार्यों के सचिव तथा विशेषज्ञ होते हैं और योजना आयोग की सहायता हेतु आर्थिक परामर्शदात्री समिति, राज्य निर्वाचन नियोजन संस्थान व जिला योजना समिति होती है। 1982 से 83 से प्रदेश में नियोजन की केंद्रीकृत प्रणाली लागू की गई और इस प्रणाली में जिला स्तर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य की अध्यक्षता, जिला नियोजन और अनुश्रवण समिति तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला योजना समन्वय कार्य समिति, ब्लॉक स्तर पर नियोजन एवं विकास समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम नियोजन एवं विकास समिति होती है। औद्योगिक परिदृश्य के संदर्भ में कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। यहाँ खनिजों, अवस्थापना सुविधाओं तथा पूंजी निवेश की कमी के कारण गैर कृषि आधारित उद्योगों का विकास कम हुआ है, जबकि कृषि आधारित उद्योगों तथा लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास अधिक हुआ है। सूती वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल आदि प्रदेश के कृषि आधारित उद्योग हैं।
सीमेंट, कपड़ा, चमड़ा, शराब, कागज, गलीचा, रासायनिक पदार्थ, कृषि उपकरण तथा कांच आदि के राज्य के प्रमुख उद्योग आते हैं। उद्योग बंधु के संदर्भ में कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम 1981 में उद्योग बंधु की स्थापना एक उच्च स्तरीय समिति के रूप में की गई थी, जिसमें लघु, मध्यम, बृहद औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना एवं संबंधित समस्याओं के निराकरण को सुनिश्चित करने हेतु यथोचित सहायता प्रदान की जाती है। और जून 2020 में उद्योग बंधु को अपडेट करके इन्वेस्ट यूपी का गठन किया गया। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के बारे में कि 3 नवंबर 2022 को प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई। इस नीति में बड़े उद्योगों की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए तेजी से जमीन उपलब्ध कराने, विदेश में स्थापित उद्योगों को वहां से हटाकर उत्तर प्रदेश में स्थापित करने, बीमार उद्योगों का अधिग्रहण करने वाले निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अंतर्गत जुलाई 2017 में प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 घोषित की है। इस नीति ने उत्तर प्रदेश को उच्च स्तर के निवेश स्थल के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है, जिससे अधिक से अधिक रोजगार सृजित हो, प्रदेश का स्थायी और संतुलित विकास हो सके। इस नीति में मेक इन यूपी विभाग की स्थापना मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बात की गई है और राज्य के प्रमुख उद्योगों का संक्षिप्त वर्णन निम्न तरीके से दिया गया है। सबसे पहले आता है सूती वस्त्र या हथकरघा उद्योग। सूती वस्त्र की जो स्थापना है, मतलब कि इस उद्योग का जो गठन है, इसे प्रदेश में राम सहाय आयोग की संस्तुति के आधार पर 16 सितंबर 1972 को हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन किया गया था। इस निदेशालय के अधीन 13 परिक्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न जिलों में कार्यरत है। इसके अंतर्गत सूती वस्त्र उद्योग, जिसकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा स्थान रखता है, और उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। देश में कुल हथकरघा उद्यमियों के लिए 1/4 यहीं पाए जाते हैं और यह प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग आता है। उत्तर प्रदेश बहुत पहले से अपने कलात्मक कपड़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है, जैसे वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ, सीतापुर की दरिया, गाजीपुर का कट वर्क पर्दा, अमरोहा का पायल वर्क, गोरखपुर का बेड कवर, गाजियाबाद का टेरिटा बेल आदि आता है। और प्रदेश में सूती वस्त्र मिले कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, टांडा, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, प्रयागराज, मऊ, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, मोदीनगर और रोजानी आदि शहरों में हो। कानपुर उत्तर प्रदेश का उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। हाथ से बने कपड़े बनाने का कार्य बनारस, मऊ, बिलासपुर, संडीला, लखनऊ, गोरखपुर, मगहर, फर्रुखाबाद, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, अलीगढ़, आगरा, टांडा, बाराबंकी, अमरोहा, मुबारकपुर, देवबंद, सिकंदराबाद, धामपुर, इटावा आदि नगरों में किया जाता है। बनारस की रेशमी साड़ियाँ, लखनऊ के चिकन एवं रामपुर में जरी जरदोजी विश्वविख्यात है। छीट व लिहाफों का छपाई का कार्य फर्रुखाबाद, जहांगीराबाद, पिलखुआ और मथुरा में होता है। मथुरा में मलमल का छपाई का काम भी होता है। कालीन व दरियाँ बनाने का काम मिर्जापुर, भदोही, मथुरा, बरेली, आगरा, सीतापुर, अलीगढ़ में होता है। कंबल मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद और लावड़ या मेरठ में बनाए जाते हैं। प्रदेश में लगभग 6.64 लाख बुनकर इस उद्योग से जीविकोपार्जन करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के बारे में, इसकी स्थापना 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार की एक कंपनी के रूप में की गई थी और 1973 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। और इस निगम के अंतर्गत कुल 5 मिलें, जिसमें झांसी, संडीला, मेरठ, काशीपुर व जसपुर थी, जिनमें अंतिम 2 मिलें उत्तराखंड में चली गईं और शेष 3 मिलें जो कि घाटे के कारण बंद कर दी गई। 1974 तक के आते आते इस निगम के सहयोग के लिए राज्य में 2 कताई संस्थानों, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य कताई कंपनी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य कताई लिमिटेड कंपनी लिमिटेड 25,000 तकुओं वाली 4 कताई मिलें, जिसमें रायबरेली, बाराबंकी, मऊ, अकबरपुर में थी और अक्टूबर 2005 में इन्हें बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कंपनी लिमिटेड 50,000 तकुओं वाली कुल 4 कताई मिलें, जिसमें मेजा प्रयागराज, रसड़ा बलिया, जौनपुर बांदा थी, जिसे 2000 में बंद कर दिया गया। हथकरघा पर बनने वाले वस्त्र शक्ति चालित करघों पर ना बने और इसके लिए भारत सरकार ने कानून हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 बनाकर सूती एवं रेशमी सीढ़ी, सूती एवं रेशमी धोती, तौलिया, गमछा, दरी, कारपेट, लुंगी आदि 11 उत्पादों को आरक्षित किया हुआ है। हथकरघा वस्तुओं की बिक्री पर केंद्र द्वारा 10% की छूट की जाती है और यह छूट विशेष मेलों, प्रदर्शनियों के समय दी जाती है।
केंद्र के सहयोग से नवंबर 2007 से हथकरघा निर्यात योजना चलाई जा रही है। अक्टूबर 2022 में प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति 2022 को मंजूरी दी गई है और इसका उद्देश्य प्रदेश को वैश्विक स्तर पर वस्त्र निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और वस्त्र उद्योग में संबंधित सभी प्रकार की इकाइयों को बढ़ावा देना होता है। इस नीति में के माध्यम से राज्य में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश व 5 लाख रोजगार सृजन की संभावना है। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, जो कि भारत सरकार द्वारा इस योजना को 2008 से 9 में चलाई जा रही है और इस योजना का उद्देश्य 18 से 50 वर्ष तथा 51 से 59 वर्ष की आयु की पंजीकृत बुनकरों की बीमा सुरक्षा प्रदान करना होता है। अब आता है खादी ग्राम उद्योग के बारे में। खादी का तात्पर्य कपास, रेशम व ऊन के हाथ से कते सूत व अथवा इनमें से 2 या अधिक सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण में हथकरघे पर बने हुए किसी वस्त्र से है, जबकि ग्राम उद्योग का तात्पर्य ऐसे उद्योग से होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हों तथा विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के माल तैयार करते हों और या कोई सेवा प्रदान करता हो। साथ ही स्थायी पूंजी निवेश प्रति कामगार 50,000 रुपये से अधिक ना हो से होता है। प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख 1960 में गठित खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा की जाती है और इस बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योगों को स्थापित कर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा दी जाने वाली सहायता या ऋण सुविधा के पात्र पंजीकृत ग्राम उद्योग समितियां, पंजीकृत एनजीओ, व्यक्तिगत उद्यमी, शिक्षित बेरोजगार युवक, महिलाओं और एससी तथा एसटी के सदस्य आते हैं। खादी ग्राम उद्योग के अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना, जो कि व्यक्तिगत उद्यमियों को 10 लाख तक का ऋण है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो कि 25 लाख तक का ऋण 10% मार्जिन मनी अनुदान के रूप में तथा विभिन्न उद्योगों के लिए कई प्रशिक्षण योजनाएं आदि भी आती हैं। गांधी जयंती के अवसर पर गांधी की प्रमाणित संस्थाओं या समितियों द्वारा खादी के वस्त्र एवं कपड़ों की बिक्री पर 108 कार्य दिवस के लिए 10% की छूट राज्य सरकार की आय व्यय की मदों पर दी जाती है। रेशम उद्योग के बारे में विश्व में प्राकृतिक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक विश्व है। विश्व में रेशम की कुल 4 किस्में, जिसमें सहतूती या मलबरी, टसर, इरी, अरंडी तथा मूंगा पाई जाती है। इन चारों किस्मों का भारत में उत्पादन होता है और मूंगा रेशम का उत्पादन केवल भारत में असम में होता है। उत्तर प्रदेश में मलबरी, टसर, इरी रेशम का उत्पादन होता है और मलबरी रेशम कीट का भोज्य, सहतूती पत्ती, टेसर रेशम कीट का आहार, अर्जुन व साजा की पत्ती और इरी रेशम कीट का आहार, अरंडी की पत्ती आती है। प्रदेश में लखनपुर खीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, बहराइच आदि 56 जिलों में सहतूती व टसर व इरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। सोनभद्र, बहराइच, चंदौली, लखीमपुर आदि सहित राज्य के 43 जिलों में कुल 160 राजकीय सहतूती उद्यान फार्म है। राज्य में सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, झांसी, ललितपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, जालौन, सुल्तानपुर, मथुरा आदि 12 जिलों में टसर रेशम विकास योजना चलाई जा रही है और वर्तमान में प्रदेश में कुल 63 राजकीय टसर फार्म भी स्थापित किए गए हैं। राज्य के फतेहपुर, कानपुर नगर, हमीरपुर, बांदा, देहात और चित्रकूट, जालौन आदि 8 जिलों में इरी रेशम विकास योजना चलाई जा रही है और प्रदेश में कुल राजकीय इरी रेशम फार्म आते हैं। प्रदेश में कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान सहतूती रेशम का होता है और फिर यह टसर और इरी का आता है। प्रदेश में रेशम का ज़्यादातर काम वाराणसी, मऊ, मुबारकपुर, इटावा आदि जिलों में होता है। वाराणसी की रेशमी साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध आती हैं। रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए 1992 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन का गठन किया गया और वर्तमान में राज्य के अतिरिक्त 74 सहकारी समितियां इसकी सदस्य रही हैं। प्रदेश में सहकारी रेशम सहतूती रेशम का अनुसंधान एवं विकास का रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सुभागपुर, गोंडा, टसर रेशम का अनुसंधान एवं विकास केंद्र सोनभद्र द्वारा, जबकि इरी रेशम का विकास एवं अनुसंधान कार्य रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कानपुर द्वारा कराया जा रहा है। चीनी उद्योग के बारे में। गन्ना राज्य का महत्वपूर्ण नकदी फसल है। अपने प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल पूरे देश का लगभग 49% है और राज्य में 30 लाख से अधिक गन्ना कृषकों के अलावा मिल कर्मचारियों, गुड़, खंड सारी उद्योग से जुड़े लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है। गंगा यमुना दोआब चीनी उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र और इस क्षेत्र में प्रदेश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 65% चीनी उत्पादित किया जाता है और शेष चीनी उत्पादन पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में होता है। यह भारतीय मूल का पौधा है। इससे पहले केवल गुड़, राव आदि बनाया जाता था। गन्ने की अच्छी पैदावार को देखते हुए अंग्रेजों ने 1903 में प्रतापपुर, देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की और जल्द ही 50 से अधिक मिलें स्थापित हो गई।
इन पर नियंत्रण एवं विकास के लिए 1935 में गन्ना विकास विभाग का गठन किया गया और 1938 में चीनी विभाग का गठन किया गया। शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1938 को लागू भी किया गया। 1948-49 में गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादों में वृद्धि कराने के उद्देश्य से गन्ना विकास परिषदों का गठन किया गया और वर्तमान में राज्य के कुल 152 गन्ना विकास परिषदें हैं। राज्य में गन्ना विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए 1948-49 में कई गन्ना विकास समितियों का गठन किया गया है और उनके रचनात्मक योगदान देने के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड की स्थापना 1949 में की गई, जिसके तहत 1969 सहकारी गन्ना विकास समितियां आती हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संगठन की स्थापना 1975 में लखनऊ में गन्ने की खेती, चीनी उद्योग संबंधी तकनीकों आदि के प्रशिक्षण देने के लिए की गई और वर्तमान में इनका नाम लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, गोरखपुर, वाराणसी, शाहजहांपुर, गोंडा या रज्जनपुर, मुजफ्फरनगर आदि 5 जिलों में शाखा प्रशिक्षण केंद्र हैं। गन्ने के विभिन्न पहलुओं को शोध हेतु 1976 से 77 में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का गठन किया गया और इसके अंतर्गत प्रदेश में 9 गन्ना शोध केंद्र एवं बीज संवर्धन प्रक्षेत्र मुजफ्फरनगर, गोरखपुरी, खीरी, कुशीनगर, गाजीपुर, सुल्तानपुर तथा बलरामपुर आते हैं। कुशीनगर तथा खीरी में दो केंद्र स्थापित हैं। वर्तमान में राज्य में 44 गन्ना उत्पादक जिले व कुल 9 मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, देवीपाटन, गोरखपुर व देवरिया आते हैं। गन्ना उत्पादक परिक्षेत्र में तीन जिसमें मेरठ, बरेली, लखनऊ चीनी परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। 1963 में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत वर्तमान में 24 चीनी मिलें हैं। उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम अधिग्रहण अधिनियम 1971 के अंतर्गत 1971 में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठान के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है, जिसके अधीन 33 मिलें थी, लेकिन वर्तमान में 1 से 2 छोड़कर अधिकांश बंद हो चुकी हैं। राज्य में लगभग 100 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं। चीनी उद्योग में निजी क्षेत्र की पूंजी को आकर्षित करने के लिए 2004 में चीनी उद्योग को प्रोत्साहन नीति 2004 की घोषणा की गई है। अब आता है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है वह राज्य का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। प्रदेश में सीमेंट के कारखाने चुनार तथा कजरहट, मिर्जापुर, चुर्क एवं डल्ला, सोनभद्र, गौरीगंज, जगदीशपुर, अमेठी, कासगंज, झांसी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, टांडा, अम्बेडकर नगर, रायबरेली में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में, इधर कुछ समय में प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का तीव्र गति से विकास हुआ है। प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ में अनेक संयंत्र स्थापित किए गए हों। प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले अपट्रॉन के कारखाने लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी आते हैं। चमड़ा उद्योग के बारे में, चमड़ा उद्योग प्रदेश में चमड़ा उद्योग मुख्य केंद्र कानपुर है। आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली, कानपुर के चमड़े के जूते, सूटकेस, चीन, पेटियाँ आदि बनाए जाते हैं। चमड़ा कमाने और रंगने के प्रदेश में 86 केंद्र। वनस्पति उद्योग जो कि प्रदेश में कानपुर, मोदीनगर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़ और गाजियाबाद में वनस्पति घी बनाने के कारखाने हैं, जबकि खाद्य तेल में आधुनिक बड़ी मिलें कानपुर, गाजियाबाद, हापुड़, मोदीनगर, मेरठ में स्थित हैं। रासायनिक उद्योग के बारे में, प्रदेश में गंधक का तेजाब तथा बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना कानपुर में, सोडा एस और अमोनिया क्लोराइड बनाने का कारखाना वाराणसी में, कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना बरेली में, गंधक का तेजाब तथा रासायनिक पदार्थ बनाने का कारखाना गाजियाबाद में और लोहे कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने के कारखाने प्रयागराज के शंकरगढ़ में स्थित हैं। कांच उद्योग के बारे में, देश में कांच उद्योग उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है। प्रदेश में कांच क्षेत्रों में बहजोई, प्रयागराज, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, मक्खनपुर, हिरनगऊ, वाराणसी, सासनी, हाथरस और बालावली आदि मुख्य है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए विश्वविख्यात केंद्र है। एल्यूमिनियम केंद्र के बारे में, एल्यूमिनियम उद्योग प्रदेश में अयस्क में एल्यूमिनियम के पिंड व चांदरे बनाने का काम हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन या हिंडाल्को रेनोकोट द्वारा किया जाता है। आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, मथुरा, हाथरस आदि नगरों में स्थित कारखानों में एल्यूमिनियम की चादरों से बर्तन बनाने के काम किए जाते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग, यह उद्योग विभिन्न प्रकार के यंत्रों, मशीनों आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। प्रदेश में गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा आदि जिलों में इस उद्योग स्थापित किए गए। उर्वरक उद्योग के बारे में कि उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद बनाने का प्रमुख कारखाना कानपुर, बरेली, प्रयागराज, फूलपुर व गोरखपुर में है। गोरखपुर का कारखाना बंद हो गया था, जिसका पुनः निजी सहयोग से पुनरुद्धार किया जा रहा है। मगरवाड़ा, कानपुर और प्रयागराज में फॉस्फेट खाद बनाने के कारखाने आते हैं। अब आता है
स्प्रिट एवं शराब उद्योग, जो कि प्रदेश में स्प्रिट और शराब बनाने के कारखाने गाजियाबाद, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, मेरठ, गोरखपुर, सहारनपुर, दोराला, मंसूरपुर और नवाबगंज में है। कृषि यंत्र उद्योग, जो कि प्रदेश में कृषि यंत्र निर्माण उद्योग आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों में है, जहां बुआई, जुताई, निराई, फसल काटने, गहने और सोसने, दुग्धशाला, कुक्कुटशाला, उपस्कर, पादप संरक्षण उपस्कर, फार्म परिवहन उपस्कर बनाए जाते हैं। साइकिल उद्योग, जो कि प्रदेश में साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र में आगरा, वाराणसी, रामपुर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज हैं और यहाँ रॉयल प्रिंस, पॉपुलर हंसा, जय हिंद, एशिया, साइब्रो आदि साइकिलें बनाई जाती हैं। पीतल एवं अन्य धातु उद्योग, प्रदेश में पीतल और कलाई के बर्तन बनाने में वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद, शामली, हापुड़ और बड़ौत में होता है। बर्तनों में कलई और नक्काशी का कार्य मुरादाबाद और मिर्जापुर में है। ताले तथा पीतल के सरोते, चाकू, कैंचियाँ, छुरी, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ में बनाए जाते हैं। अलीगढ़ ताले बनाने का मुख्य केंद्र है। पीतल की मूर्तियाँ अलीगढ़, मुरादाबाद और अयोध्या में बनाई जाती हैं। लोहे के बाट सहारनपुर, आगरा में बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग, जो कि कानपुर, गाजियाबाद, जहाँपुर, मिर्जापुर में ऊनी कपड़े की मिलें हैं। कानपुर का लाल इमली का कारखाना भारत का प्रमुख ऊनी वस्त्र का कारखाना है, किंतु यह बंद चल रहा है। जूट उद्योग के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश में जूट की 3 मिलें हैं, जिनमें से 2 कानपुर एकम एवं एक सहजनवा गोरखपुर में स्थित है। साबुन उद्योग, जो कि प्रदेश में साबुन बनाने के कारखाने कानपुर, आगरा, मोदी नगर, गाजियाबाद, मेरठ व अन्य नगरों में केंद्रित है। कागज उद्योग, प्रदेश में कागज की सर्वाधिक मिलें मुजफ्फरनगर में, फिर मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर व उन्नाव में है। इसमें कुछ मिलें कच्चे माल के रूप में खोई प्रयुक्त किया जाता है। चीनी मिट्टी या पाटरी उद्योग, जो कि राज्य में पाटरी बर्तन खुर्जा, बुलंदशहर, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजियाबाद में बनाए जाते हैं। लकड़ी व फर्नीचर उद्योग, की प्रदेश में लकड़ी का फर्नीचर और खिलौने बनाने का उद्योग हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर और बरेली में केंद्रित है। लकड़ी पर नक्काशी का काम सहारनपुर और नगीना में होता है। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में बनाए जाते हैं। बेत और छड़ियाँ बरेली में बनाई जाती हैं और खेल का सामान मेरठ और आगरा में तैयार होता है। अवस्थापन सुविधाएं और औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्रदेश में औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने के लिए प्रथम इंडस्ट्रियल टाउन और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में नोएडा की में स्थापना 1976 में की गई। नोएडा के बाद प्रदेश में कई अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई, जैसे जौनपुर में सीडा, गोरखपुर में गीड़ा, भदोही में बीड़ा और नोएडा के पास ग्रेटर नोएडा स्थापित किया गया। अन्य नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण या नोएडा के बारे में। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा, प्रदेश में औद्योगिकरण में तीव्रता लाने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से निकट प्रतिस्पर्धात्मक दरों के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए 20,316 एकड़ क्षेत्र में नोएडा की स्थापना 1976 में की गई थी। यहाँ औद्योगिक विकास संबंधी सभी आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्तमान में पूरे नोएडा को फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। यह राज्य औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित क्षेत्र है, जो कि गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। यहाँ का सर्वांगीण विकास प्रदूषण रहित उच्च जीवन और अत्यधिक समर्थित औद्योगिक वातावरण प्रस्तुत करता है और यहाँ विश्व स्तरीय आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। 12 नवंबर 2009 को यह दिल्ली से जुड़ गया है, दिल्ली मेट्रो से जुड़ गया है। नोएडा में इंडस्ट्रियल फेज 1, 2, 3 में कुल बड़ी, मध्यम और लघु मिलाकर 1989 औद्योगिक इकाइयाँ आती हैं। सेक्टर 29 में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया देश का दूसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक क्षेत्र है और यह द्वितीय फेज में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किया हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किया गया है और सेक्टर 18 में बहुमंजिली का पार्किंग व्यवस्था भी शुरू की गई है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण या गीडा के बारे में, कि गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए गीडा की स्थापना 1989 में कुल 23 सेक्टर है। इस प्राधिकरण के अंतर्गत न्यू गोरखपुर आवासीय योजना व उद्योगों के अलावा एपरल पार्क, टेक्सटाइल पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की जा रही है। कृषि उत्पादों के संरक्षण व किसानों को मूल्य दिलाने के लिए यहाँ 105 एकड़ भूमि पर एक फूड पार्क की स्थापना की जा रही है और यहाँ के उत्पादनरत उद्योगों में एल्कोहल, टेक्सटाइल वीविंग, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, पावर लूम, डिस्पोजल, सीरेंज, बेकरी, टाफी, खाद्य प्रसंस्करण, जूता चप्पल, पीवीसी पाइप, मिनरल वाटर, कैरी बैग, डिस्पोजल गिलास एवं पैकेजिंग आदि की मुख्य इकाइयाँ होती हैं। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण या सीडा के बारे में,
सीडा का गठन, इन जो सीडा, गीडा, नोएडा, इनसे रिलेटेड इनके जो फुल फॉर्म है वो पूछे जाते हैं। तो आपको इनके फुल फॉर्म याद करने हैं। जैसे सीडा का नाम है सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसका गठन 1989 में हुआ। यह जौनपुर के मछली शहर तहसील के ग्राम सतहरिया तथा उसके आसपास क्षेत्र 37 ग्रामों में 508 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ और यह औद्योगिक इकाइयाँ उत्पादनरत है। बृहत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यह ग्रेटर नोएडा है, जो कि प्रदेश शासन द्वारा नोएडा के सफल प्रयोग के बाद उनसे 117 गांवों को अधिगृहित करके 1991 में ग्रेटर नोएडा फेज फर्स्ट व 14 जून 2006 को 167 गांवों को लेकर ग्रेटर नोएडा फेज 2 की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के पास उत्कृष्ट नगर बसाना है, जिसे आर्ट ऑफ लिविंग भी कहा जाएगा। इस प्राधिकरण के मुताबिक 2021 तक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और 25% हरियाली क्षेत्र, 19% औद्योगिक, 12% संस्थागत और 6% वाणिज्यिक क्षेत्र और 25% आवासीय क्षेत्र होगा। यहाँ 570 हेक्टेयर क्षेत्र के एक नोजल पार्क की स्थापना की जा रही है, जो कि भारत का सबसे बड़ा ज्ञान आधारित परिसर होगा। इसमें स्थापित होने वाली संस्थाओं में प्रमुख आती हैं 5 इंजीनियरिंग, 3 मैनेजमेंट, 1 मरीन और 1 वास्तुविद और 1 अन्य विषय का संस्थान आता है। क्षेत्र की कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना की गई है, जिसमें एक स्टूडियो एवं ऑडिटोरियम बनाने का निर्णय लिया गया। यहाँ से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे एवं नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया। इस क्षेत्र में 300 एकड़ में एक औद्योगिक प्रौद्योगिकी पार्क, 100 एकड़ में एक वेयर हाउस, 100 एकड़ में एक बायोटेक पार्क, 125 एकड़ में एक टॉय सिटी, टॉय डिजाइन संस्थान, एक मॉल स्ट्रीट, एक कंटेनर डिपो और 400 केवी के एक विद्युत क्रय का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ महिला उद्यमियों को समर्पित उत्तर प्रदेश भारत का पहला महिला उद्यमी पार्क स्थापित किया जा चुका है। दिल्ली के प्रगति मैदान पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रदर्शनी स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से एक ट्रेड मार्ट की स्थापना की जा रही है, जो कि प्रदेश के परंपरागत उत्पादों की बिक्री के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा। यहाँ प्रदेश सरकार द्वारा 2002 में विश्वविद्यालय, जिसमें गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इसका निर्माण नोएडा और ग्रेटर नोएडा के समन्वित अंशदान से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा किया गया। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे के समीप 15 एकड़ क्षेत्र में 500 शैय्याओं वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जा रहा है तथा ग्रेटर नोएडा में भविष्य के जनसंख्या दबाव को देखते हुए पेयजल हेतु गंगा जल परियोजना चलाई जा रही है। पर्यावरणीय संतुलन, मनोरंजन एवं विलुप्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु सिंगापुर की तर्ज पर ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे और एक नाइट सफारी पार्क बनाया जा रहा है और यहाँ पर बोडा की रेलवे लाइन के समानांतर एक बहुउपयोगी यातायात परिचालन क्षेत्र भी बनाया जाना है। सिटी पार्क के समीप 39 एकड़ क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है और इसमें क्रिकेट के साथ कई खेलों की सुविधाएं होगी। फॉर्मूला फर्स्ट मोटर रेस हेतु जेपी ग्रुप द्वारा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बनाया गया है। अब आता है लीडा के बारे में। लीडा कहाँ पर स्थापित है या फिर इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म जो है वह लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर इसे लखनऊ में 2005 में, लखनऊ और उन्नाव के मध्य में 2005 में स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र में अमौशी हवाई अड्डा है तथा इस प्राधिकरण में लखनऊ के 49 गाँव तथा उन्नाव के 43 गाँव शामिल किए गए हैं, जिसका मुख्यालय लखनऊ है और यह नोएडा ग्रेटर नोएडा की भांति विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं वाला क्षेत्र होगा। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा के बारे में। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा का गठन 24 अप्रैल 2001 को किया गया। इसमें अधिसूचित क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा व आगरा के कुल 1187 गाँव आते हैं। प्रभावित किसानों को पुनर्वास और पुनर्स्थापना सुविधाएं दी जाती हैं और इस प्राधिकरण के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 6 लेन के एक्सप्रेस वे का निर्माण जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। 9 अगस्त 2012 को आवागमन हेतु खोला जा चुका है और एक्सप्रेस वे में 3 स्थानों में, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और आगरा में इंटरचेंज पर निर्माण किया गया है। इन स्थलों पर पेट्रोल व वाहन रिपेयरिंग, रेस्टोरेंट, ढाबा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं हैं। इस प्राधिकरण के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र का सुनियोजित विकास किया जा रहा है। इस क्षेत्र में देश का प्रथम फार्मूला फर्स्ट रेसिंग ट्रैक का निर्माण जेपी ग्रुप द्वारा कराया जा रहा है और इस प्राधिकरण के अंतर्गत रेजिडेंशियल टाउनशिप आदि का विकास भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा के बारे में। इसका गठन दिसंबर 2007 में किया गया। इसका गठन एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु किया गया।
अब स्थापना सुविधाएं औद्योगिक क्षेत्र या पार्क के बारे में कि उद्योग निदेशालय के तहत राज्य के 50 से अधिक जिलों में लघु व बृहद औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों एवं आस्थानों की स्थापना सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा भारत सरकार की अनुमति व सहयोग से उत्पाद विशेष हेतु कई इंडस्ट्रियल पार्क भी विकसित किए गए हैं, जैसे कि टेक्सटाइल पार्क, हौजरी पार्क, एपरल पार्क, लेदर पार्क, एग्रो पार्क, प्लास्टिक पार्क, टॉय पार्क और शिल्प पार्क आदि आती हैं। अब आता है अवस्थापना सुविधाएं तथा निर्यातक जोन के बारे में कि राज्य की विभिन्न वस्तुओं के निर्यात की असीम संभावनाएं होती हैं। अतः निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1999 में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना की गई है। ग्रेटर नोएडा और आगरा में एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए गए हैं। रत्न और आभूषण के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नोएडा में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुरादाबाद में विशेष आर्थिक जोन बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा घोषित राज्य के प्रमुख निर्यातक जोन निम्न प्रकार हैं, जैसे नोएडा में रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक परिधान, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चमड़ा। आगरा में सिल्क कारपेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, कलात्मक सामान, बैग। मुरादाबाद में आर्ट मेटल वेयर, कलात्मक आभूषण, बोन ज्वेलरी। लखनऊ में मिनिएचर पेंटिंग, फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेदिक हर्बल औषधि, कैमल बोन कार्विंग आदि आता है। कानपुर में चमड़ा उद्योग, सॉफ्टवेयर, रसायन, हैंडलूम, फार्मास्यूटिकल, मसाले, तेल और परफ्यूम है। वाराणसी में रेशम, ऊनी वस्त्र शिल्प, लकड़ी के खिलौने। झांसी ललितपुर में पीतल के सामान आदि आते हैं। अब स्थापना सुविधाएं SEZ के बारे में कि भारत सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 2000 से 2001 में घोषित आयात निर्यात नीति को देश में जगह जगह पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसी अवस्थापनाएं बनाने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और राज्य सरकारें इस द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश सरकार द्वारा 2002 में उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित करके ऐसे क्षेत्रों की स्थापना पहल शुरू किया गया है, जो कि 2007 में उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र नीति भी जारी की गई। 2021-22 में 31 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 74% हिस्सा ITS का रहा है। और ये उत्पाद ये वाला जो डेटा है इसको अपडेट करा दिया जाएगा, क्योंकि ये 2021-22 का डेटा दिया गया है। नोएडा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के बारे में, यह जो परिक्षेत्र है देश में और प्रदेश का एक सेज होने के साथ ही देश में 8 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोनों में से एक आता है, जैसे मूसर बेयर ग्रेटर नोएडा, CO डेवलपर्स लिमिटेड नोएडा, SCL टेक्नोलॉजीज नोएडा, NIIT टेक्नोलॉजी नोएडा, आज विक्स सॉफ्ट बैंक नोएडा, विप्रो लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, हस्तशिल्प हेतु विद्युत आर्थिक परिक्षेत्र मुरादाबाद, आर्शनिया नॉर्दर्न FTWZ लिमिटेड खुर्जा बुलंदशहर में आता है। अब आते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग सुविधाएं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों की संख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास निर्यात प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उद्योग साथ ही साथ आते हैं इसमें उद्योग निदेशालय और जिला उद्योग केंद्र विशेष रूप से प्रयत्नशील है। लघु उद्योगों में त्वरित विकास हेतु राज्य में कई योजनाएं संचालित है, जैसे त्वरित निर्यात प्रोत्साहन योजना, लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना, लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, एकीकृत अवस्थापना विकास केंद्र योजना, लघु उद्यमी पुरस्कार योजना, शिल्पियों का प्रशिक्षण, उद्योग बंधु योजना आदि आता है। 2 अक्टूबर 2006 से लागू सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार लघु उद्योगों के पंजीकरण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। लघु उद्योगों के विकास हेतु केंद्र के सहयोग से राज्य औद्योगिक विकास निगम मथुरा, बंथरा, उन्नाव, एटा, कुर्सी, बाराबंकी, मसूरी, गुलावटी, गाजियाबाद, बागपत, रामनगर, बबराला, बदायूं, संडीला, हरदोई, नैनी, प्रयागराज में समस्त सुविधा युक्त एकीकृत स्थापना विकास केंद्रों का विकास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आता है भारत सरकार द्वारा प्रतापपुर, मेरठ, नुनहाई, आगरा, बासिकोहाबाद, फिरोजाबाद में 3 औद्योगिक स्थानों की स्वीकृति की गई है और राज्य के प्रति स्पर्धात्मक माहौल में सूक्ष्म लघु मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ अपनी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता का उच्चीकरण कर सकेंगे, जिसके लिए मार्च 2006 में केंद्र सरकार द्वारा क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई है, जिसमें प्रदेश के क्लस्टर में 70% केंद्र, 10% राज्य, 20% क्लस्टर SPB का योगदान किया गया है। इन क्लस्टरों के तत्व संबंधी उद्योग की सारी सुविधाएं होती हैं और कुछ प्रमुख क्लस्टर इस प्रकार है: बुलंदरी क्लस्टर जौनपुर, स्टील क्लस्टर लखनऊ, पेन इंजीनियरिंग क्लस्टर वाराणसी, सिल्क ब्रोकेट क्लस्टर वाराणसी, जूट वाला क्लस्टर गाजीपुर, चिकन एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर बाराबंकी, टेक्सटाइल प्रिंटिंग क्लस्टर गाजियाबाद, मिंट क्लस्टर बदायूं, राइस क्लस्टर बरेली, स्क्रीन प्रिंटिंग क्लस्टर
फर्रुखाबाद, वुडन क्लस्टर मेरठ, कारपेट क्लस्टर शाहजहांपुर, ब्लैक पोट्री क्लस्टर आजमगढ़, पावरलूम क्लस्टर महुआ झांसी क्लस्टर सॉफ्ट इंटरवेंशन हेतु है, जबकि कारपेट भदेरी, पाटरी खुर्जा, सीजर्स मेरठ आदि क्लस्टर हार्ड इंटरवेंशन हेतु आते हैं। प्रदेश में सफल एवं उत्कृष्ट लघु उद्यमियों के लिए राम मनोहर लोहिया लघु उद्योग राज्य पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के लिए उद्देश्य से जनवरी 2007 में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु तकनीकी उन्नयन योजना चलाई जा रही है। प्रतिवर्ष 8 से 15 दिसंबर तक अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता है और प्रदेश सरकार द्वारा 13 दिसंबर 2017 में मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना भी चलाई जा रही है। भारी मध्यम और लघु उद्योगों के निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिए जुलाई 2009 में राज्य में निवेश मित्र योजना संचालित हो और सूचना तकनीक पर आधारित इसी कलखिड़ की व्यवस्था से उद्योगपतियों के निवेश प्रस्ताव पेश करने मंजूरी मिलने और समय बहुत कम लगता है। प्रथम चरण में यह योजना 18 जिलों में शुरू की गई है। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना 1976 से 89 में शुरू की गई थी और इस समय प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक एक जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई और इन केंद्रों में छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए भूखंड और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जिला उद्योग केंद्रों में नवोद्यमियों के लिए सहायतार्थ कई योजनाएं जैसे एकल मेज व्यवस्था, स्वरोजगार बंधु योजना, उद्योग बंधु योजना आदि चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री रोजगार योजना का भी संचालन जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य में सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योगों तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई है। प्रमुख औद्योगिक संस्थान के बारे में उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ या यूपीका के बारे में कि प्रदेश में प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों तथा औद्योगिक प्राथमिक समितियों को उत्पादन एवं विकास कार्यों में यथोचित मार्गदर्शन करने के लिए यूपीका की स्थापना 1952 में की गई है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम इनके द्वारा नई लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना, वर्तमान इकाइयों के विस्तार एवं विकास के लिए मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण देने की इस निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को कानपुर में की गई। वर्तमान में निगम में कुल 19 के क्षेत्रीय कार्यालय और 17 उत्तर प्रदेश में आते हैं। 11 मार्च 2003 को प्रदेश सरकार ने मेगा औद्योगिक इकाइयों हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना शुरू की और इस योजना के क्रियान्वयन हेतु निगम को नोडल एजेंसी बना दिया गया। प्रादेशिक औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम के बारे में कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए इस निगम की स्थापना 1972 में लखनऊ में की गई है। निगम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश को औद्योगिक विकास हेतु एक औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए बृहत एवं मध्यम उद्योग की दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना एवं संयुक्त क्षेत्र तथा सहायतित क्षेत्रों में बृहद इकाइयों को स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है। निगम की वर्तमान अंश पूंजी 150 करोड़ रुपये, चुकता अंश पूंजी 135.57 करोड़ रुपये रखी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड की स्थापना राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से मार्च 1961 में शुरू की गई और 2018 में इसको उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा के से मर्ज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति और त्वरित विकास के उद्देश्य से इसकी स्थापना 1958 में की गई। यह जो कि पूर्ण स्वामित्वाधीन कंपनी के रूप में राज्य सरकार द्वारा की गई है। निगम की सेवाओं को प्रदेश के कोनों कोनों तक पहुंचाने के लिए नगर निगम में 7 क्षेत्रीय कार्यालय जिसमें कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, बरेली, गाजियाबाद में स्थापित किए गए। उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण के बारे में कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों को मेलों, हाटों, प्रचार संप्रसार प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से विपणन में सहयोग के लिए राज्य उद्योग निदेशालय के तत्वावधान में इस प्राधिकरण का गठन 1994 में किया गया। इस प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्थानों पर मेलों, हाटों, प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। अब आता है उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ के बारे में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना 20 जनवरी 1966 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई। इसका उद्देश्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा वस्तुओं के विकास एवं विपणन है। यह निगम गंगोत्री प्रदर्शन कक्षों, विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से आंतरिक विपणन का कार्य करता है। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के बारे में जो कि राज्य के औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इनका गठन 1999 में किया गया था। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा के बारे में इसकी स्थापना 12 फरवरी 1974 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कंपनी एक्ट 1956 के तहत की गई थी। निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक एवं विकसित पद्धतियों से निर्मित पादुकाएं विक्रय हेतु उपलब्ध कराना, चर्म एवं पादुका उद्योग के लिए नए बाजार ढूंढकर कार्यरत इकाइयों का विपणन प्रदान करना है और कुटीर
चर्म उद्योग के माल के लिए उपयुक्त विपणन की व्यवस्था करना और नवीन मॉडलों का विकास करना होता है। अब आता है क्षेत्रीय विषमता और उनको कम करने हेतु योजना। समग्र विकास सूचकांक के आधार पर राज्य निगम नियोजन विभाग द्वारा राज्य को 4 पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, संत रविदास नगर, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, बलरामपुर, गोंडा, चंदौली, श्रावस्ती, बहराइच, संत कबीर नगर, गाजीपुर, अमेठी 28 जिले आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बदायूं, मथुरा, एटा, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, बागपत, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, कासगंज, हापुड़, संभल, शामली आदि 30 जिले आते हैं। केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर आदि 10 जिले हैं। जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र में महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, जालौन, झांसी, ललितपुर आदि 7 जिले हैं। इन क्षेत्रों में आर्थिक तथा जननांगीय, शैक्षणिक, कृषि, औद्योगिक विकास आदि की दृष्टि से काफ़ी असमानता है। नियोजन विभाग द्वारा जारी समग्र विकास सूचकांक के आधार पर आर्थिक दृष्टि से राज्य का सबसे विकसित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है। बुंदेलखंड और केंद्रीय क्षेत्र है जिसमें कम विकसित पूर्वी क्षेत्र आता है। और इन असमानताओं के आधार पर निम्न क्षेत्र दिए गए हैं, जिसमें आता है पहला पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि या BRGF के बारे में, जो कि राज्य के गोरखपुर, कुशीनगर, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, एटा, बाराबंकी, चंदौली, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, महोबा, बस्ती, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बांदा, गोंडा आदि सहित प्रमुख क्षेत्र आते हैं। इसमें कुल 34 क्षेत्रों के विशेष अनुदान दिया जाता है। इसमें ये प्रमुख है क्षेत्रीय विषमताएं दी गई हैं, जो कि सम्मिलित जिलों की संख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, कृषि योग्य क्षेत्रफल, संपूर्ण बोया गया क्षेत्र ये प्रमुख क्षेत्रों में दिए गए हैं, जो कि इसके 4 क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक ओवरऑल डेटा को दिया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है पूर्वांचल विकास निधि योजना के बारे में। यह योजना प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र के स्थित 28 जिलों के अतिरिक्त बाराबंकी और फतेहपुर जिलों में सम्मिलित करते हुए कुल 30 जिलों के समन्वित विकास के उद्देश्य से पूर्वांचल निधि योजना वर्ष 1991 से 91 में संचालित की जा रही है। योजना प्रदेश सरकार के 100% आर्थिक संसाधनों से चलाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत ऐसे विकास कार्यों को हाथ में लिया जाता है जिनको किसी कारणवश जिला अथवा राज्य के सेक्टर की योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया जाना संभव नहीं होता है। अब आता है बुंदेलखंड निजी योजना के बारे में। बुंदेलखंड निजी योजना बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिलों के विकास हेतु बुंदेलखंड निधि योजना का संचालन 1990 से 91 में प्रारंभ हुआ है। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से ऐसी छोटी छोटी परियोजनाओं और विकास कार्यक्रमों के पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है जिन्हें किसी कारणों से जिला या राज्य सेक्टरों की विकास योजनाओं में सम्मिलित करना संभव नहीं होता है। और ऐसी परियोजना या विकास कार्यक्रम को क्षेत्रीय संतुलित विकास के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। बुंदेलखंड विकास निगम के बारे में कि बुंदेलखंड क्षेत्र विकास हेतु अप्रैल 2008 में बुंदेलखंड विकास निगम की स्थापना की गई। इस निगम में एक अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई, जिनमें राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। और निगम का मुख्यालय झांसी और झांसी के मंडलायुक्त निगम के पदन प्रबंधक निर्देशक होते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना, जो कि उत्तर प्रदेश में 7 जनपद 538 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नेपाल में बनाते हैं। इस सीमा से लगने वाले जनपदों के कुल कई प्रकार की विशिष्ट समस्याओं से ग्रसित होती है तथा बॉर्डर के 7 जिलों में 19 ब्लॉकों में यह योजना 1998 से 99 के बीच में चलाई जा रही है। अब इससे रिलेटेड आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जहाँ पर ही आपके आर्थिक परिदृश्य का टॉपिक फिनिश होता है। अब प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न आता है कि निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का आकार औसत आकार में सर्वाधिक है। तो इसके अंतर्गत आपका बुंदेलखंड का है, तो ऑप्शन बी होगा। उत्तर प्रदेश में आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है। तो इसमें आपका व्यापार कर या वाणिज्य कर में सर्वाधिक आय का स्रोत है। फिर आता है कि राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई है। तो यह योजना जनवरी 2018 में शुरू की गई। सही कूट दिया गया है जिसमें कथन और कारण है, जिसमें कथन कहता है कि उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। और कारण कहता है कि इनका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो इसके अंतर्गत आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें एक दूसरे की व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन ये दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कहाँ सीमेंट उद्योग नहीं है।
तो इनमें से आपको बताना है कि कौन में सीमेंट उद्योग नहीं है। तो आपका प्रतापगढ़ में सीमेंट उद्योग नहीं, अमेठी, सोनभद्र, बुलंदशहर में सीमेंट उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर का क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। कारण आता है कि यह उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवस्थात्मक प्रादेशिक क्षमताओं को प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें आपका कथन और कारण दोनों सत्र है जो कि एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 नंबर का कि प्रदेश में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला आता है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। दूसरा आता है कि संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तीसरा आता है कि संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें पहला और दूसरा कथन इसके अंतर्गत सत्य है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि प्रदेश में घुंघरू या घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो घुंघरू व घंटी उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। एटा शहर प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सा राज्य सरकार का कर नहीं है। तो आपको इसमें बताना है, इसमें आपका आयकर जो है वह राज्य सरकार का कर नहीं है, वह केंद्र सरकार के कर के अंतर्गत आता है। प्रदेश में कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो प्रदेश को टोटल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट आता है कि प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र आपका पूर्वी क्षेत्र आता है, तो ऑप्शन ए होगा। प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है। प्रदेश में कुल कर्मकारों में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित है। यह किस क्षेत्र के अंतर्गत नियोजित है, या कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक नियोजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है। टोटल 7 है। नेक्स्ट आता है कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। तो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र के अंतर्गत आपका है पश्चिमी क्षेत्र, और पिछड़ा कौन सा है, पूर्वी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर या वैट को कब लागू किया गया था। तो वैट को उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2008 को लागू किया गया था। मशरूम उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो यह पीलीभीत प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी होगा। उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग किससे आता है। उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा भाग जो है वह व्यापार कर से या वाणिज्य कर से आता है। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। तो इसके संदर्भ में बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें इसकी निकटता कच्चे माल से है, तो इस कारण यह हिंडाल्को मुख्य कारण रहा है। अब आता है नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। तो इसमें पारंपरिक उद्योग बताना है। तो इसमें आपका उर्वरक जो है वह पारंपरिक उद्योग के अंतर्गत नहीं आता, जिसमें चीनी, सीमेंट, सूती वस्त्र, ये तीनों जो है वह पारंपरिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है। तो फर्रुखाबाद किस लिए फेमस है। छपाई फर्मा उद्योग के लिए, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रदेश में निम्न उद्योगों के सही केंद्र मिलाइए। सही केंद्र मिलाने के लिए दिया गया है कि आंवला, मोदीनगर, बाराबंकी, कानपुर, पॉलीफाइबर, उर्वरक, रबर, विस्फोटक है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन बी है, जो कि 2, 3, 1, 4 के फॉर्म में है। 2, 3, 1, 4 के संदर्भ में किस तरीके से कि इसमें आंवला जो है वह आपका उर्वरक के लिए, मोदीनगर रबर में, और बाराबंकी विस्फोट के लिए, कानपुर पॉलीफाइबर के लिए। तो ये एक दूसरे से इस तरीके से सुमेलित हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 23 नंबर का है कि गीडा क्या है। गीडा की फुल फॉर्म पूछा गया है कि गीडा का फुल फॉर्म क्या है। गोरखपुर औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड विकास प्राधिकरण। सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि कौन सी सूची किससे सुमेलित है। तो इसके अंतर्गत आपको चुर्क जो, और सूची 1 में चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ दिया गया है। सूची 2 में ताला, खेल सामान, सीमेंट उद्योग दिया गया। तो इसके अंतर्गत बताना है कौन सा सुमेलित है। जैसे चुर्क जो है सीमेंट से संबंधित है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है, अलीगढ़ ताले के लिए, और मेरठ खेल सामान के लिए फेमस है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 नंबर का कि दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी कारखाने हैं जो कि उत्पादित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या उत्पादित किया जाता है, यहाँ पर सीमेंट उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन ए आएगा। सही कूट का चयन करना है, जिसमें ए में दिया गया है रेणुकूट, ऋषिकेश, मेरठ, अलीगढ़। दूसरे में दिया गया है खेल सामान, एंटीबायोटिक प्लांट, एंटीबायोथोलिटिक प्लांट, ताले, एल्यूमिनियम उद्योग।
तो इसके अंतर्गत बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका जैसे रेणुकूट जो है वह एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। ऋषिकेश जो आपका आता है एंटीबायोटिक प्लांट के लिए है। मेरठ जो है खेल के सामान के लिए, और अलीगढ़ ताले के लिए। तो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर का कि उत्तर प्रदेश प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया। तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क को कहाँ स्थापित किया गया? आगरा में। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। सूची 1 कहती है जिसमें फिरोजाबाद, कानपुर, नाजीबाबाद, सहारनपुर है। दूसरी में चरमे, माल, चूड़ियाँ, कागज, प्लाईवुड है। तो एक दूसरे से सुमेलित करना है। तो इसके अंतर्गत आपका फिरोजाबाद जो है वह चूड़ियों के लिए आता है, फिर आता है कानपुर चरम माल के लिए, नजीमाबाद जो है वह प्लाईवुड के लिए, और सहारनपुर कागज़ के लिए फेमस है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई है। तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र आता है बरेली। सम्मिलित कर अपनी सही विकल्प दिए कि लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान, और पीतल की मूर्तियाँ, दिया सलाई। तो इसके अंतर्गत आपको सही सम्मिलित करके बताना है। तो इसमें आपके लकड़ी के खिलौने जो हैं वह वाराणसी में मिलते हैं, खेल का सामान मेरठ में मिलता है, फिर पीतल की मूर्तियाँ नहीं, एक मिनट, जो आपका लकड़ी के खिलौने हैं वह वाराणसी में मिलता है, खेल का सामान मेरठ में, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में, और दिया सिलाई उद्योग बरेली का। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आता है कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद जो है वह चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए होगा। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री को रायगढ़ बरेली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो रोजगार की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा है। कि जिनके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह कौन सा है? तो चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? वह सीमेंट उद्योग के लिए है। नेक्स्ट में सूची 1 और 2 को सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें सीमेंट, कागज, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर के संदर्भ में आपको बताना है कि यह किस किस से सम्मिलित है। तो इसमें आपका सीमेंट जो है वह चुर्क से संबंधित है, कागज आता है सहारनपुर से, इलेक्ट्रॉनिक आपका कानपुर से, और फर्नीचर बरेली से संबंधित है। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, मॉडर्न बेकरी लखनऊ, तेल शोधक संयंत्र मथुरा। तो इसमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वह सम्मिलित नहीं है, क्योंकि मॉडर्न बेकरी जो है वह लखनऊ में नहीं है। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश विशिष्ट आर्थिक जोन को कहाँ कहाँ स्थापित किया गया? आगरा, कानपुर, नोएडा में। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत आपका जो ऑप्शन सी है वह सम्मिलित नहीं है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा में है, यह सम्मिलित नहीं है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में, और तेल शोधक संयंत्र मथुरा में स्थित है। और आपका ये ऑप्शन सी एक दूसरे से सम्मिलित नहीं है। रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? यह जाना जाता है एल्यूमिनियम उद्योग हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूची 1 और 2 को सम्मिलित करने के लिए। सूची 1 में टेराकोटा, लकड़ी के खिलौने, चीले, मिट्टी के बर्तन और कांच का सामान आता है, और सूची 2 के अंतर्गत इसको सम्मिलित करना है। तो आपका टेराकोटा जो है, टेराकोटा आता है आपका गोरखपुर से संबंधित है, लकड़ी का खिलौना वाराणसी से, चीनी मिट्टी के बर्तन जो है चिन्हट से, और कांच का सामान जो है फिरोजाबाद से। तो ऑप्शन ए आपका आएगा। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश में लघु व मध्यम उपक्रमों को जिनके लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है या किससे संबंधित है? तो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम आता है। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका गोरखपुर में खेलकूद के सामान बनाने के उद्योग नहीं है, या एक दूसरे से सम्मिलित नहीं है। और ये सम्मिलित हैं कि नोएडा सॉफ्टवेयर एवं IT उद्योग, सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग, और वाराणसी में रेशम उद्योग आता है। अब आता है निम्न में से गलत युग्म में कौन सा है? इसमें कानपुर, मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर दिया गया है। तो इनमें से बताना है कौन सा गलत युग्म है। तो इसमें आपका वाराणसी सीमेंट से संबंधित नहीं है, बल्कि कानपुर और चमड़ा से, मेरठ चीनी से, और सहारनपुर कागज से संबंधित है। निम्न में से हींग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो हींग का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है? हाथरस में। इसमें पुनः सूची 1 और 2 दी गई है, जिसमें आपको सम्मिलित करके बताना है। इंडियन टेलीकॉम लिमिटेड, और ट्रांसफर फैक्ट्री, और कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, उर्वरक कारखाना।
तो इसके अंतर्गत आपको सुमेलित करके बताना है कि इनमें कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका जो उत्तर है वह ऑप्शन सी है, जो कि 2, 3, 1, 4 के फॉर्म में है। तो 2, 3, 1, 4 के संदर्भ में है, जैसे कि इंडियन टेली इंडस्ट्री रायबरेली में है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में आती है, कृत्रिम अंग निर्माण फूलपुर में है, और उर्वरक कारखाना कानपुर में आता है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन दिए गए हैं कि पहला कि तीसरी रॉयल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की गई है। दूसरा आता है कि फिरोजाबाद पोल्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा आता है कि यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग का एक निगम है। और चौथा आता है कि पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आपको तीसरा और चौथा जो कथन है वह सही है, तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि तीसरी रॉयल कोच फैक्ट्री आपकी रायबरेली में है, फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है। तो ये दोनों आपके गलत है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। नेक्स्ट आता है सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें पारंपरिक कला या शिल्प है, संबद्ध स्थान है, जिसमें मिट्टी के बर्तन, काष्ठ है, नक्काशी, काष्ठ पादुका और जरी। तो इसमें सुमेलित करना है कि किस किस राज्य से, मतलब इस जिले से संबंधित है। तो इसमें मिट्टी के बर्तन जो है वह किससे संबंधित है, खुर्जा से। काष्ठ नक्काशी रायबरेली में है, बरेली में आती है। काष्ठ पादुका जो है पीलीभीत में, जरी सहारनपुर में फेमस है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए, जिसमें आपको सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है कि इसमें औद्योगिक केंद्र और प्रमुख केंद्र आते हैं। औद्योगिक केंद्र में आगरा जो है वह पर्यटन से संबंधित है। फिर आता है आपका कानपुर चमड़े के सामान के लिए, मेरठ जो है वो आता है खैलकूद के सामान के लिए, मुरादाबाद धातु पत्र के लिए फेमस है। तो इसमें ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट आता है 50 नंबर का क्वेश्चन कि प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री को कहाँ स्थापित किया गया है, यह आपकी रायबरेली में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत 51 नंबर का कि निम्न में से किसका उत्पादन मेरठ में होता है। तो मेरठ में आपका खेल के सामान का उत्पादन होता है। 52 क्वेश्चन आता है कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। चीनी मिल को प्रतापपुर में, ऑप्शन भी होगा। हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को आपका रेणुकूट में स्थापित है। 54 नंबर का क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित किया गया है। 54 के अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह कानपुर है, क्योंकि इस औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कानपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन से हैं। तो चमड़ा उद्योग आपका आगरा और कानपुर है, तो ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका उर्वरक संयंत्र लखनऊ में है या सुमेलित नहीं है। तेल शोधनशाला जो आपकी मथुरा में है। फिर कालीन उद्योग भदोही में, एल्यूमिनियम उद्योग सोनभद्र में स्थापित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थापित है। तो इसका केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो यह आपका नोएडा में स्थापित है। 58 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें कि तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो 58 का ऑप्शन डी होगा कि यह मथुरा में है। नेक्स्ट आता है कि किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद जाना जाता है। तो मुरादाबाद आपका पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है। निम्न निगमों में से कौन सा एक सही नहीं है, इसमें बताना है, जिसमें ताला उद्योग अलीगढ़, कालीन उद्योग भदोही, फिर आता है आपके और भी उद्योग दिए गए हैं, जिसमें आता है चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर और चिकन उद्योग लखनऊ। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा एक दूसरे से फेमस नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में है, ना कि शाहजहाँपुर में। उत्तर प्रदेश में किस नगरी को पीतल नगरी कहा जाता है। तो पीतल नगरी के नाम से कौन फेमस है, मुरादाबाद, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है कि फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों में निम्न में से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। तो पिछले 200 वर्षों से कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है, तो ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा जिला कालीन के उत्पादन एवं निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो कालीन के उत्पादन एवं निर्यात के लिए भदोही जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है कि औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। तो औरैया जिला जो है वह इसमें देसी घी से उत्पादित है। निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने का लगभग 300 इकाइयाँ हैं। तो लकड़ी से ढोलक बनाने की इकाइयाँ अमरोहा में स्थित है। यहाँ पर ही आपका बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ आपका ज़्यादा अपडेट करने का नहीं है, क्योंकि जो भी दिया गया है वह पारंपरिक तौर पर है, जिसमें अपडेटेड है सिर्फ आपका बजट। तो आप अगर बजट की वीडियो देख लेते हैं तो आपका अपडेटेड हो जाएगा।
और कुछ इसमें एक्स्ट्रा कोई डेटा है नहीं कि जिसको आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। कुछ इकाइयाँ या यूनिट रही होंगी तो इतनी जल्दी ये चेंज नहीं होती हैं। तो आपका जो बजट से रिलेटेड डेटा है उसको बस आपको अलग से देखना है, वरना ये आर्थिक परिदृश्य जो भी दिया गया है वो आपका सही और आपको पूरा अच्छे से याद करना है, क्योंकि इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, इनके डेट पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी प्रश्न इतने सॉल्व किए तो उनमें ही पता चल गया कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ का उद्योग कहाँ पे फेमस है, किस तरीके की स्थितियाँ हैं, तो इन सब के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर यह सेशन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।